जानते हैं हम लैंगिक जनन अलैंगिक जनन में अंतर पूरा इसमें नोट्स हम आपको बताएंगे, क्या क्या है क्या क्या नहीं देंगे। डिफरेंस बिटवीन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। लैंगिक जनन व अलैंगिक जनन में अंतर, लैंगिक जनन अलैंगिक जनन में क्या क्या अंतर होते हैं। तो मैंने एक तरफ अलैंगिक जनन लिखा है, एक तरफ लैंगिक जनन, जो कि आपके एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, चलिए लैंगिक जनन में अगर देखें, अलैंगिक जनन में तो बहुत सारे अंतर होते हैं। जैसे कि अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक भाग लेता है, कोई भी अलैंगिक जनन की क्रिया हो रही है तो इसमें एक ही जनक भाग लेगा, बल्कि लैंगिक जनन में 2 जनक भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन में 1 जनक भाग लेता है और लैंगिक जनन में 2 जनक भाग लेते हैं। लैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण या संलयन नहीं होता है। एक बात ध्यान दीजिएगा, अलैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण या संलयन नहीं होता है, बल्कि लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण व युग्मक संलयन पाया जाता है। अलैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण या युग्मक संलयन नहीं पाया जाता है, लेकिन लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण व युग्मक जनन पाया जाता है। ठीक है, युग्मक संलयन नहीं पाया जाता, युग्मक संलयन नहीं पाया जाता किसमें? अलैंगिक जनन में। अलैंगिक जनन में केवल समसूत्री विभाजन द्वारा संपन्न होता है, लैंगिक जनन केवल अर्धसूत्री विभाजन द्वारा ही संपन्न होता है। अलैंगिक जनन केवल समसूत्री विभाजन द्वारा संपन्न होता है, लैंगिक जनन केवल अर्धसूत्री विभाजन द्वारा संपन्न होता है। अलैंगिक जनन में इसमें आनुवांशिक विभिन्नताएं संपन्न नहीं होती हैं, मतलब कि इसमें ये बताना है कि इसमें आनुवांशिक विभिन्नताएं जो है वो उत्पन्न नहीं होती हैं। उत्पन्न क्या होती है मेरे प्यारे दोस्तों? नहीं होती हैं, बात ध्यान देना। इसमें मेरी आनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न नहीं होंगी, लेकिन इसमें आनुवांशिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती क्यों? क्योंकि इसमें 2 जनक भाग लेता है और इसमें अकेला एक ही जनक भाग लेता है। अब देखिए इसमें हमारा जैव विकास में सहायक नहीं होती हैं। अलैंगिक जनन से जो संतानें प्राप्त होती है वो जैव विकास में सहायक बिल्कुल भी नहीं होती, और लैंगिक जनन में जैव विकास में जितने भी हमारी रहती हैं सभी हमारी जैव विकास में सहायक होती हैं। तो ये जैव विकास में सहायक नहीं होती और ये जैव विकास में सहायक होती हैं। इसमें शैवाल, कवक, निम्न कशेरुकी, शैवाल, कवक, निम्न कशेरुकी आदि अलैंगिक जनन का उदाहरण है, और अलैंगिक जनन के उच्च कशेरुकी जंतुओं में पाया जाता है। निम्न कशेरुकी जंतुओं में हमारा हमेशा और हमेशा अलैंगिक जनन और उच्च कशेरुकी जंतुओं में हमेशा और हमेशा लैंगिक जनन पाया जाता है, इतना आप लोग याद रखिएगा। अब हम जानते हैं लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? तो जिस जनन क्रिया में 2 जनक भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। मैंने आपको बताया था जनन क्या होते हैं, तो संतान उत्पन्न करने की क्रिया को जनन कहते हैं। जनन 2 प्रकार के पाए जाते हैं, एक अलैंगिक, दूसरा लैंगिक। लैंगिक के बारे में हम लोग जान चुके थे, अब इसमें लैंगिक आ जाता है, क्योंकि इसमें लैंगिक के बारे में उतना ज़्यादा विस्तार से नहीं है प्रथम चैप्टर में का इच्छा के जीवों में जनन में, लेकिन आपको यही जब सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें पूरा लैंगिक ही लैंगिक है। इसमें अलैंगिक के बारे में जानेंगे, उसमें हम लोग लैंगिक के बारे में जानेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा लैंगिक जनन के बारे में मेंशन कर दिया गया है। तो जिस जनन क्रिया में 2 जनक भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। लैंगिक जनन क्या होती है? जिस जनन क्रिया में 2 जनक भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। और यहाँ पे क्या है, जब किसी संतान उत्पत्ति में 2 जनक भाग लेते हैं तो उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। दो परिभाषा है। पहला ये है कि जिस जनन क्रिया में 2 जनक भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। जब किसी संतान उत्पत्ति में जो 2 जनक भाग लेते हैं तो उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, इसमें युग्मकों का निर्माण के समय द्विगुणित जीवों की जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें युग्मकों का निर्माण के समय जो द्विगुणित जीवों की जनन कोशिकाओं में हमेशा और हमेशा क्या होता है? अर्धसूत्री का विभाजन होता है। किसमें होता है? वो होता है अलैंगिक जनन में। ठीक है, जीवन की प्रावस्थाएं, फेज ऑफ लाइफ। जीवन की प्रावस्थाएं क्या होती हैं? कोई भी जीव जन्म से लेकर मृत्यु तक विभिन्न अवस्थाओं को प्रदर्शित करता है, जिसे जीवन की प्रावस्थाएं कहते हैं। कोई भी जीव जन्म से लेकर मृत्यु तक की विभिन्न अवस्थाओं को प्रदर्शित करता है, जिसे जीवन की प्रावस्थाएं कहते हैं। जीवन की प्रावस्थाएं निम्नलिखित 3 प्रकार की होती हैं। पहली किशोरावस्था, दूसरी जनन अवस्था, तीसरी हमारी जीर्णावस्था। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे
किशोरा अवस्था क्या होती है? जीवों का जन्म से लेकर प्रजनन के पूर्व की अवस्था को किशोरा अवस्था कहा जाता है। याद रखिएगा, जीव का जन्म होता है और जन्म से लेकर प्रजनन की पूर्व की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी मेरा पौधा है, पौधे को हम लोग लगा दिए, जब तक वो फल नहीं दे रहा है, तो जब हम लगाएं और फल नहीं दे रहा है तब तक की जो अवस्था होगी उसे किशोरा अवस्था कहते हैं। किशोरा अवस्था में कुछ हम लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखें तो इस अवस्था में जीव लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाता है। किशोरावस्था में हमेशा कोई भी जीव रहता है वो लैंगिक रूप से एकदम परिपक्व रहता है। इस अवस्था में व्यक्ति की द्रुत गति से वृद्धि होती है। जैसे कि मान लो उसकी देखो, कोई भी बच्चा है, कोई भी जीव है, जब जन्म होता है और जब तक वो जनन क्रिया नहीं करने के संपन्न हो जाता है, उसके मध्य उसकी जो गति होती है, क्षमता, विकास करने की क्षमता होती है, बहुत तेजी के साथ होती है। इस अवस्था में, यह अवस्था भिन्न भिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। हर जीवों में, चाहे वो हमारी मनुष्य हो, चाहे वो कोई कीट पतंग हो, चाहे पौधे में, सभी में अगर बात करें, ये जो किशोरा की अवस्था होती है, ये सभी जीवों में इसकी अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती है। ठीक है। नेक्स्ट है जनन अवस्था। ये जनन अवस्था क्या होती है? जीवों की वह अवस्था जिसमें जीव जनन क्रिया करने में सक्षम हो जाते हैं उसे जनन अवस्था कहते हैं। जीवों की वह अवस्था जिसमें जीव जनन क्रिया करने में सक्षम हो जाते हैं उसे जनन अवस्था कहते हैं। अगर बात करें जनन अवस्था की, तो इसमें मनुष्य के प्रजनन क्षमता विकसित होने के प्रारंभिक समय को यौनारंभ कहते हैं। जब कोई भी जीव की प्रजनन क्षमता विकसित होती है कि वह अब हम प्रजनन करेगा, कोई नई संतति उत्पन्न करेगा, तो उसके जो विकास की प्रारंभिक समय होती है उसे हम यौनारंभ कहते हैं। यौनारंभ में ही जनन अवस्था संपन्न होती है। ठीक है ना, याद रखिएगा। अब इसके बाद आती है हमारी जीर्णावस्था। जीर्णावस्था क्या होती है? तो जीवों के जनन के बाद की अवस्था को जीर्णावस्था कहते हैं। जैसे कि मान लो कोई भी जीव जन्म हुआ, जन्म से पहले और जनन की पहले की अवस्था को, जन्म के बाद और जनन के पहले की अवस्था को हम कौन सी अवस्था कहते हैं? वो कहते हैं किशोरावस्था। जनन करने लगा तो जनन अवस्था, लेकिन जनन के बाद जब वो संतान उत्पत्ति नहीं कर सकता तब की अवस्था को हम जीर्णावस्था कहते हैं। जीवों के जनन की बाद की अवस्था को जीर्णावस्था कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। और इसके बाद कुछ दिनों बाद वो व्यक्ति की मौत हो जाती है, जैसे कि 60 या 70 वर्षों के बाद मौत हो जाती है, जिसे हम जीर्णावस्था कहते हैं। अगर नोट में देखें, पौधे अपने जीवन काल में पुष्पों को एक या एक से अधिक बार धारण करते हैं। आप लोग को पता होगा, कोई पौधे ऐसे होते हैं जो अपने जीवन काल में एक ही बार पुष्प का धारण करते हैं, तो कोई हमारे बहुत वर्षों तक पुष्प का धारण करते ही रहते हैं। और इस पुष्पन के आधार पर हम पुष्पों को 2 भागों में बांटे हैं। यहाँ पे कितने भागों में बांटे हैं? 2 भागों में। किसके आधार पे? पुष्पन के आधार पे 2 भागों में बांटा गया है। पहला मोनोकार्पिक, दूसरा पॉलीकार्पिक। अब जानेंगे मोनोकार्पिक क्या है, फिर जानेंगे हम पॉलीकार्पिक क्या होता है। मोनोकार्पिक क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? जो पादप अपने जीवन काल में एक बार पुष्प का धारण करते हैं उसे मोनोकार्पिक कहा जाता है। जो पादप अपने जीवन काल में एक बार पुष्प का धारण करते हैं उसे मोनोकार्पिक कहा जाता है। मोनोकार्पिक में देखें तो इसमें सभी वार्षिक पौधे आते हैं, जैसे गेहूं, मटर, सरसों, चावल इत्यादि। ये मेरे क्या होते हैं? मोनोकार्पिक। लेकिन द्विवार्षिक पौधे भी आते हैं, जैसे कि आप गाजर हो गया, मूली हो गई, गोभी हो गई, टमाटर हो गया, ये सब हमारे द्विवर्षीय पौधे होते हैं। तो एक वर्षीय और द्विवर्षीय दोनों हमारे मोनोकार्पिक में आते हैं। मोनोकार्पिक में कैसे आते हैं? जो पौधे अपने जीवन काल में एक बार पुष्प का धारण करते हैं उसे हम मोनोकार्पिक कहते हैं, जैसे कि सभी वार्षिक पौधे गेहूं, मटर, सरसों, चावल। और द्विवार्षिक पौधे जैसे कि हमारे क्या है? हमारे गाजर है, मूली है, और आप कह सकते गोभी है इत्यादि, ये सब द्विवर्षीय पौधे होते हैं। देखिए वही चीज हमने मेंशन किया, जैसे मूली, गाजर, गोभी इत्यादि मोनोकार्पिक के अंतर्गत आते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, केले में भी पुष्पन एक ही बार होता है। केला अगर देखें तो हमेशा मोनोकार्पिक होता है, पॉलीकार्पिक नहीं होता, क्योंकि एक बार ही पुष्प का धारण करेगा फिर उसकी डेथ हो जाएगी या फिर वो सूख जाएगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, तो केले में भी हमारा पुष्प का धारण एक ही बार होता है और इसलिए उसे हम मोनोकार्पिक के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट आता है पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक क्या है? सभी बहुवर्षीय पौधे पूर्ण कायिक
वृद्धि के पश्चात प्रत्येक वर्ष एक विशिष्ट मौसम में ही पुष्प धारण करता है। सभी बहुवर्षीय पौधे पूर्ण कायिक वृद्धि के पश्चात प्रत्येक वर्ष एक विशिष्ट मौसम में ही पुष्प का धारण करता है और यही हमारा पॉलीकार्पिक के अंतर्गत आता है। जैसे कि आम, अमरूद, सेब, जामुन इत्यादि इसी प्रकार के पौधे पॉलीकार्पिक होते हैं। ठीक है, आम, अमरूद, सेब, जामुन आदि इसी प्रकार के पौधे हमारे पॉलीकार्पिक पौधे होते हैं। और इसमें देखें तो बहुवर्षीय पॉलीकार्पिक वृक्षों में एक बार के पुष्प से दूसरी बार के पुष्पन के बीच की समयावधि को पुनः प्राप्ति काल कहा जाता है। जो कोई भी हमारा बहुवर्षीय पॉलीकार्पिक पौधा है, एक बार पुष्प का धारण किया, कोई भी हमारा एक बार पेड़ आम का पेड़ फल ले लिया और फिर जब फल लेगा तो इसके जो बीच की रेंज रहेगी, जो बीच की समय अवधि रहेगी, उसे हम पुनः प्राप्ति काल कहते हैं। ठीक है ना, आप लोग ध्यान देना। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे आ जाता है एक और इसमें इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। नीलगिरी पर्वत पर पाए जाने वाला नीलकुरंजी वृक्ष 12 वर्षों में केवल एक बार पुष्प धारण करता है, जो हाल ही में 2006 में सितंबर और अक्टूबर महीने में खिला था। नीलगिरी पर्वत में एक हमारा वृक्ष पाया जाता है जिसका नाम है नीलकुरंजी। अब वो 1 वर्ष 2 वर्ष या फिर बहुवर्षीय नहीं, अब देखिए वो 12 वर्ष में आ जाता है, तो ये अपवाद के रूप में है। ठीक है ना, तो नीलगिरी पर्वत पर पाए जाने वाला नीलकुरंजी वृक्ष 12 वर्षों में केवल एक बार पुष्प का धारण करता है, जो हाल ही में सन 2006 में सितंबर और अक्टूबर के महीने में खिला था। तो ये हमारी यहाँ पे है और ये तमिलनाडु और केरल के पहाड़ियों पर पाया जाता है। अगर इनके फूल की बात करें तो नीले रंग की होती है, इसीलिए नीलगिरी पर्वत नीलकुरंजी वृक्ष नाम दिया गया। क्यों? क्योंकि इसके जो फूल होते हैं नीले रंग के, बहुत ही सुहावने और लोकप्रिय लगते हैं। तो दोस्तों ये हमारा